तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो ईयर 2004 में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग 6.8 है। सो वेलकम टू आई कैन एक्सप्लेन प्रेजेंट हेलबॉय। मूवी के स्टार्टिंग में हमें 1944 स्कॉटलैंड का एक सीन दिखाया जाता है जहां वर्ल्ड वॉर 2 लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन हिटलर अभी भी हार मानने को राजी नहीं था। तभी हम पुराने खंडरों के बीच ग्रिगोरी को, जो कि हिटलर का एक खास आदमी है, उसे अपने साथियों कार्ल, एल्सा और जर्मन सेना के साथ देख पाते हैं। दरअसल ग्रिगोरी ब्लैक मैजिक जानता था और उसी की हेल्प से उसने नरक का दरवाजा खोलने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनाया ताकि वो नरक के शैतान को आजाद करके दुनिया के विनाश में हिटलर की मदद कर सके। वहीं दूसरी तरफ हम प्रोफेसर ब्रूम को अमेरिकन सेना के साथ उसी जगह पर देखते हैं जो कि ग्रिगोरी को रोकने के लिए यहाँ पर आए थे। तभी ये लोग देखते हैं कि ग्रिगोरी नरक का दरवाजा खोल चुका था, जिसके बाद अमेरिकन सेना उन पर हमला कर देती है और इसी बीच प्रोफेसर ब्रूम एक ग्रेनेड उठाकर उस इंस्ट्रूमेंट की ओर फेंकते हैं, जिसमें ब्लास्ट की वजह से वो दरवाजा बंद होने लगता है और साथ ही ग्रिगोरी भी उस दरवाजे के अंदर चला जाता है। जिसके बाद जर्मन सेना मारी जाती है, लेकिन ग्रिगोरी के दोनों साथी कार्ल और एल्सा किसी तरह बचकर वहां से भाग जाते हैं और इस तरह प्रोफेसर ब्रूम ने अमेरिकन सेना के साथ मिलकर एक बहुत बड़े खतरे को टाल दिया होता है। तभी उन्हें वहां दूसरी दुनिया का एक छोटा सा बच्चा दिखाई देता है जो कि देखने में बेहद खौफनाक और लाल रंग का था, जिससे वहां सभी सैनिक घबरा कर उस पर गोली चलाने ही वाले होते हैं। तभी प्रोफेसर ब्रूम उन्हें रोक लेते हैं, जिसके बाद प्रोफेसर उसे एक चॉकलेट देकर अपनी गोद में उठा लेते हैं और फैसला करते हैं कि आज से वही इसकी देखभाल करेंगे। तब इस बच्चे का नाम हेलबॉय रखा जाता है क्योंकि ये वहीं से धरती पर आया था, लेकिन प्रोफेसर ने इस बात को दुनिया से गुप्त रखा। उसके बाद सीन 60 साल बाद प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां कार्ल और एल्सा एक सेक्रेट जगह पर एक आदमी की बलि देकर ग्रिगोरी को फिर से जिंदा करते हैं। तभी हम प्रोफेसर ब्रूम को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां उन्हें बताया जाता है कि उनकी बीमारी की वजह से उनके पास सिर्फ 6 ही हफ्ते बचे हैं। तो डॉक्टर्स उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए कहते हैं, लेकिन वो ऐसा करने से मना कर देते हैं और उनका कहना था कि जाने से पहले उन्हें अपने बेटे के लिए कुछ अरेंजमेंट्स करके जाना है। तभी हमें एक FBI एजेंट मायर्स को दिखाया जाता है, जिसे प्रोफेसर ब्रूम ने अपने बेटे हेलबॉय के लिए अपॉइंट किया था। उसके बाद मायर्स को प्रोफेसर द्वारा एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन में बुलाया जाता है, जहां सबसे पहले प्रोफेसर उसे एब सेपियन नाम के एक जीव से मिलवाते हैं जो कि किसी भी चीज को छूकर उसका पास्ट और फ्यूचर बता सकता है। और ये देखकर मायर्स काफी हैरान था। जिसके बाद प्रोफेसर उसे बताते हैं कि हमारी दुनिया पर कई बारी दूसरी दुनिया के लोग हमला करते हैं और हमारी ये सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन उनका सफाया करने में सरकार की मदद करती है, लेकिन हमारे सारे मिशन गुप्त रखे जाते हैं ताकि लोगों को हमारे बारे में पता ना चल सके। तभी प्रोफेसर एजेंट क्ले से कहकर मायर्स को उसका काम समझाने के लिए कहते हैं और साथ ही उसे कुछ चॉकलेट्स भी देते हैं। जिसके बाद एजेंट क्ले मायर्स को हेलबॉय के रूम में लेकर जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि हेलबॉय अब काफी बड़ा और ताकतवर हो चुका था। तो हेलबॉय क्ले से मायर्स के बारे में पूछता है तो बताता है कि ये तुम्हारा नया पार्टनर है जिसे प्रोफेसर ने तुम्हारे लिए हायर किया है। ये सुनकर हेलबॉय गुस्से में कहता है कि मुझे किसी भी पार्टनर की जरूरत नहीं है। तो क्ले मायर्स को उसे वही चॉकलेट देने के लिए कहता है जो उसे प्रोफेसर ने दी थी और वो उसकी फेवरेट भी थी। और उन चॉकलेट्स को देखकर हेलबॉय पूछता है कि क्या फादर आ गए हैं। तो क्ले कहता है कि हाँ वो आ चुके हैं। तभी उन्हें एक इमरजेंसी अलार्म सुनाई देता है, जिसका मतलब कि अब इन्हें एक मिशन पर जाना होगा। जिसके बाद वो लोग एक म्यूजियम में पहुंचते हैं जहाँ एक क्रिएचर ने काफी तबाही मचा रखी थी। तभी एब वहाँ पड़ी चीजों को छूने के बाद हेलबॉय को बताता है कि वो क्रिएचर अभी भी अंदर ही है। तो हेलबॉय उन्हें बाहर रुकने के लिए कहकर खुद अकेला ही अंदर चला जाता है और तभी वो क्रिएचर उसके सामने आता है, जिसे वो बड़ी आसानी से मार कर वापस आने लगता है। लेकिन तभी एब हेलबॉय को बताता है कि दरअसल उस क्रिएचर में मरकर फिर जिंदा होने की एबिलिटी पाई जाती है। जिसके बाद हेलबॉय समझ चुका था कि वो क्रिएचर अभी तक मरा नहीं है और वो फिर से अंदर जाता है और उन दोनों के बीच काफी देर तक लड़ाई होती है, लेकिन हेलबॉय उसे फिर से मारने में कामयाब हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि उस मरे हुए क्रिएचर में से एक लाइट निकलती है जो कि 2 हिस्सों में टूटकर वहां से उड़ के ग्रिगोरी के पास जाती है और ग्रिगोरी उसे अपने अंदर समा लेता है। अगले सीन में हम प्रोफेसर और उनकी रिसर्च टीम को भी उसी म्यूजियम में देखते हैं। तो एब उन्हें बताता है कि दरअसल ग्रिगोरी आजाद हो चुका है और उसी ने इस क्रिएचर को यहाँ भेजा था। ये सुनने के बाद प्रोफेसर चिंता में पड़ जाते हैं और जैसे ही एब उन्हें टच करता है तो उसे भी पता चल जाता है कि प्रोफेसर काफी बीमार हैं और उनके पास बहुत कम टाइम बचा है। जिसके बाद हम हेलबॉय को एक मेंटल असाइलम में लिज नाम की एक लड़की के पास देखते हैं जो कि पहले इन्हीं की टीम मेंबर थी। दरअसल इसके पास आग पैदा करने की पावर थी जिसे ये कंट्रोल नहीं कर पाती थी और ये अपनी पावर से पहले ही बहुत तबाही मचा चुकी थी, इसीलिए इसे यहाँ रखा गया था। उसके बाद हेलबॉय उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है तो वो कहती है कि मुझे भी यहाँ रहना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन यहाँ रहते हुए मैं अपनी इन पावर्स को कंट्रोल कर पा रही हूँ। और साथ ही हमें यहाँ पता चलता है कि हेलबॉय कहीं ना कहीं लिज को लाइक करता है, लेकिन लिज को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी प्रोफेसर वहाँ आकर हेलबॉय को अपने साथ ले जाते हैं और वो लोग देखते हैं कि उस क्रिएचर के साथ लड़ाई में हेलबॉय को कट आ गया था। तभी एब उस कट में से उसी क्रिएचर के अंडे बाहर निकालता है, जिसके बाद एब बताता है कि वो क्रिएचर डंक मार के किसी के भी अंदर अपने अंडे छोड़ सकता है और इन अंडों
अंडों को सिर्फ गर्मी पैदा करके ही खत्म किया जा सकता है। जिसके बाद प्रोफेसर हेलबॉय को दोबारा उसी जगह पर जाकर सारे अंडे खत्म करने के लिए कहते हैं जहाँ उसने उस क्रिएचर को मारा था, क्योंकि अगर उन्हें खत्म नहीं किया गया तो आगे चलकर वो इनके लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। वहीं अगले दिन हेलबॉय अपनी टीम के साथ उसी जगह पर जाता है जहां उसने उस क्रिएचर को मारा था। तो एब उसे बताता है कि यहाँ नीचे एक बहुत बड़ा जलाशय है और इसी के अंदर वो अंडे हो सकते हैं। जिसके बाद वो लोग एब को पानी के अंदर जाकर अंडों को चेक करने के लिए कहते हैं और अंदर जाने के बाद वो देखता है कि उस क्रिएचर ने पानी के अंदर बहुत सारे अंडे दे रखे थे। लेकिन तभी वो क्रिएचर उसका पीछा करने लगता है और एब किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से बाहर निकल जाता है और उसके पीछे पीछे वो क्रिएचर भी बाहर आकर उनके 2 एजेंट्स को मार देता है। तभी हेलबॉय वहां आकर उन सभी क्रिएचर्स को मारने में कामयाब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ कार्ल, जो कि ग्रेगोरी का खास आदमी था, वो एजेंट क्ले को बुरी तरह से घायल कर देता है और जब हेलबॉय वहां पहुंचता है तो कार्ल मरने की झूठी एक्टिंग करके हेलबॉय से खुद को बचा लेता है। अब यहाँ पर हेलबॉय के अलावा सभी लोग घायल पड़े हुए थे जिन्हें वो जल्दी से हेडक्वार्टर ले जाता है। जिसके बाद प्रोफेसर लिज को मायर की मदद से वापस अपने पास ले आते हैं, जिस देखकर हेलबॉय काफी खुश होता है। तभी अगले सीन में प्रोफेसर कार्ल की बॉडी को चेक करते हुए दिखाई देते हैं, जो कि मरने की एक्टिंग कर रहा था और वो देखते हैं कि वो इंसान तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उसकी बॉडी में खून की एक बूंद तक नहीं होती। और जब प्रोफेसर किसी काम से नीचे जाते हैं तो पीछे से कार्ल अपने कपड़े पहनकर नीचे प्रोफेसर के पास आ जाता है, जिससे प्रोफेसर समझ जाते हैं कि उनके खिलाफ की गई एक साजिश थी। और तभी हम ग्रेगोरी को भी वहीं बैठा देख पाते हैं और वो प्रोफेसर से कहता है कि अगर तुमने 60 साल पहले हेलबॉय को मार दिया होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। साथ ही वो कहता है कि मैं तुम्हें फ्यूचर की एक झलक दिखाना चाहता हूँ। और जैसे ही वो प्रोफेसर के माथे पर हाथ रखता है तो उन्हें कुछ विजुअल्स दिखाई देते हैं, जिसमें वो देखते हैं कि हेलबॉय पूरी धरती का विनाश कर चुका है और अब उसके सींग भी बड़े हो चुके थे। जिसके बाद प्रोफेसर कहते हैं कि हेलबॉय मेरा बेटा है और वो कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगा। इतना कहते ही कार्ल प्रोफेसर को मार देता है। वहीं जब ये बात हेलबॉय को पता चलती है तो वो पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि प्रोफेसर के अलावा इस दुनिया में उसका और कोई नहीं था। तभी वहाँ उन्हें एक नोट पड़ा मिलता है जिसपे एक एड्रेस लिखा हुआ था। जिसके बाद हेलबॉय अपने साथियों के साथ उसी जगह पर जाता है। वहाँ उन्हें बहुत पुराने खंडर मिलते हैं और ये लोग उसके अंदर चले जाते हैं। तभी इनके सामने कार्ल आकर हेलबॉय पर हमला कर देता है, लेकिन हेलबॉय उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था और साथ ही वो ये भी जानता था कि प्रोफेसर को कार्ल नहीं मारा है, इसलिए हेलबॉय उसे बड़ी आसानी से मार देता है। थोड़ी देर चलने के बाद वहाँ उन्हें बहुत सारी क्रिएचर्स और अंडे दिखते हैं और वो हेलबॉय को देखते ही उस पर हमला कर देते हैं। वहीं हेलबॉय उनके सामने बेबस था, क्योंकि वो नंबर में काफी ज्यादा हो चुके थे। तभी लिज और एजेंट मायर भी वहाँ पहुंच जाते हैं और हेलबॉय को मुसीबत में देख लिज मायर को उसे थप्पड़ मारकर गुस्सा दिलाने के लिए कहती है। जिसके बाद मायर भी ठीक ऐसा ही करता है और उसके ऐसा करते ही लिज के हाथ में आग जलना शुरू हो जाती है और वो मायर्स को कहीं छुपने के लिए कहती है। वहीं मायर्स के छुपने के बाद लिज अपनी पावर से उन सभी क्रिएचर्स और उनके अंडों को पूरी तरह से जला देती है और इस आग से हेलबॉय और खुद लिज भी बेहोश हो जाते हैं। वहीं हेलबॉय होश में आता है तो वो खुद को ग्रेगोरी की कैद में देखता है और साथ ही उसे वहाँ लिज भी दिखती है, जो कि अभी भी बेहोश थी। और वहीं मायर्स को भी ग्रेगोरी ने कैद कर लिया था। दरअसल आज ग्रहण की रात थी और ये बिल्कुल सही टाइम था नरक का दरवाजा खोलने के लिए। जिसके बाद ग्रेगोरी हेलबॉय से कहता है कि तुम्हारा जो बड़ा वाला हाथ है वही दूसरी दुनिया का दरवाजा खोलने की चाबी है और अब तुम हमारे लिए ये दरवाजा खोलोगे। लेकिन हेलबॉय ऐसा करने से मना कर देता है। जिसके बाद ग्रेगोरी लिज की आत्मा को निगल कर हेलबॉय से कहता है कि अगर तुम लिज को बचाना चाहते हो तो तुम्हें ये दरवाजा खोलना होगा और अब ना चाहते हुए भी हेलबॉय को ये करना पड़ता है। तभी हेलबॉय उस कैद से छूटने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा करने में फेल हो जाता है। तो ग्रेगोरी से कहता है कि अगर तुम इस कैद से छूटना चाहते हो तो तुम्हें अपना असली नाम अनुगुण ड्रामा बोलना होगा और वो ठीक ऐसा ही करता है और ऐसा करने के बाद वो उस कैद से आजाद हो जाता है। वहीं हम देखते हैं कि अब उसके सींग भी बड़े हो चुके थे, जिनमें से आग जल रही होती है। जिसके बाद हेलबॉय एक पत्थर के अंदर अपना हाथ डालकर उसे घुमाता है, जिससे एक तेज रोशनी निकलकर सीधा चांद से टकराती है और इस तरह दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल जाता है। वहीं हम देखते हैं कि सबसे नरक में जो शैतान था वो अब आजाद हो चुका था और अब हेलबॉय को बस एक और ताला खोलना था, जिससे वो शैतान धरती पर आ जाएगा। लेकिन इससे पहले कि हेलबॉय ऐसा कर पाता तभी एजेंट मायर उसे ऐसा करने से रोक देता और कहता है कि तुम भूलो मत कि तुम किसके बेटे हो और मुझे तुम पर यकीन है कि तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगे जिससे प्रोफेसर ब्रूम की आत्मा को दुख पहुंचे। जिसके बाद वो प्रोफेसर ब्रूम का एक क्रॉस वाला लॉकेट हेलबॉय की ओर फेंकता है, जिससे हेलबॉय को रियलाइज होता है कि वो ये सब करके गलत का साथ दे रहा है। ये रियलाइज होते ही वो अपने दोनों सिंग तोड़ देता है, जिससे नरक का दरवाजा पूरी तरह से बंद हो जाता है और एक सिंग लेकर उससे ग्रेगोरी को मार देता है। लेकिन ग्रेगोरी उससे कहता है कि तुमने मुझे
मार के बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। और तभी हम देखते हैं कि उसके अंदर से एक बहुत बड़ा क्रिएचर बाहर निकलता है जो सबसे पहले ग्रिगोरी की साथी एल्सा को मारता है और उसके बाद हेलबॉय पर हमला करता है। वहीं हम देखते हैं कि हेलबॉय उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा होता क्योंकि वो उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। जिसके बाद हम हेलबॉय के हाथ में ग्रेनेड देखते हैं और देखते ही देखते वो क्रिएचर हेलबॉय को पूरी तरह से निगल जाता है और ऐसा करते ही हेलबॉय उसके पेट के अंदर ब्लास्ट कर देता है जिससे वो क्रिएचर भी मारा जाता है। जिसके बाद वो दौड़कर लिज और मायर के पास जाता है और देखता है कि लिज अभी भी बेहोश पड़ी थी और उसकी ऐसी हालत देखकर हेलबॉय इमोशनल होकर कहता है कि तुम हमेशा से मेरी थी और इस बात को मैं कभी समझ ही नहीं पाया। और इतना सुनते ही लिज होश में आकर हेलबॉय को गले से लगा लेती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है।